Welcome dear aspirants. Prelims is knocking the door. UPSC Prelims 2024. But thanks to लोक सभा इलेक्शन ये मई में जो प्रीलिम्स होने वाला था ये अब जाकर होने वाला है आपका जून 2024 16 जून को। कुछ समय पहले ही यूपीएससी ने ऑफिशियल कट ऑफ भी निकाला है। आप सबों ने देखा होगा अपना मार्कशीट जिन्होंने पिछले बार प्रीलिम्स दिया था। जो एस्पायरेंट्स पिछले बार नहीं दिए थे उनकी भी धड़कनें तेज होंगी क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है। और जिस तरीके से पिछली बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था उन्होंने सुना भी उसके बारे में, प्रैक्टिस भी किया होगा। इतने अनसर्टेनिटीज, ये अनिश्चितता, इसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये सब कारणों से कई तरह के टेंशंस, कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं एस्पायरेंट्स के माइंड में कि प्रीलिम्स तो मेरा नहीं होना है। और साथियों, ये प्रॉब्लम जो होता है सभी एस्पायरेंट्स कहीं ना कहीं फेस करते हैं। और जब उनका प्रीलिम्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो मेंस के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं उतने समय में जो गैप मिलता है, और इस कारण से उनका मेंस बिगड़ जाता है। तो जरूरी है कि हम प्रीलिम्स को किसी तरीके से सर्टेन करें। स्पेशली सीसैट की तैयारी आपने ठीक से की होगी। यदि आपका सीसैट, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि सीसैट आपका अच्छा है और आपने सीसैट का जो एक कट ऑफ होता है उसको पार कर लिया है, और उसके बाद जो जीएस की जो कट ऑफ होती है उसमें आप कहीं से यदि पीछे रह जाते हैं तो इसके लिए आपको ये लेक्चर जरूर सुनना चाहिए। आपके लिए प्रोग्राम है ताकि जो एस्पायरेंट्स जो 3 नंबर से 5 नंबर से 10 नंबर से 8 नंबर से इस तरीके से जो कट ऑफ में रह जाते हैं और फिर से पूरा उनका एक साल खराब हो जाता है, फिर से वो यूपीएससी के उसी साइकिल में घूमते रह जाते हैं और कई साल अपना खराब कर लेते हैं। राइट, दे लॉस्ट देयर मेनी ईयर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी बिकॉज ऑफ दिस यूपीएससी साइकिल। राइट, तो करना क्या है आपको इस लेक्चर के माध्यम से, बाय दिस लेक्चर वी विल स्टडी the different aspects of how to solve the UPSC prelims question, how to master the art of solving prelims question, और ये आर्ट जो है ये कैसे आप सीखेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ पहले टेक्निक सिखाऊं, कुछ पहले वो बातें बताऊं जो एक एग्जामिनर के पास होता है। एक एग्जामिनर जो इस तरीके के जो टफेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं उसका जो क्वेश्चन सेट करता है, पेपर सेट करता है, उसके माइंड में क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके के स्ट्रैटेजी को यूज करता है जब वो क्वेश्चन को फ्रेम करता है। राइट, तो उनके पास कुछ कोड्स होते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। यदि आप भी इस कोड्स को समझ लें, डिस्ट्रैक्टर को समझ लें, तो आप भी उस क्वेश्चन कुछ नजरिया से देखेंगे और आपको हेल्प मिलेगा उस क्वेश्चन को डिकोड करने में। तो राइट, इन दिस लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस each distractor in detail, and we will also discuss how to decode by the help of some tools so that you will get the exact correct answers, और आप एक करेक्ट आंसर्स के आसपास भी पहुंच जाएं, कम से कम 50-50 तो आपके क्वेश्चंस में आ जाए। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस में रिस्क भी लें तो आपका रिस्क जो हो जाए कम से कम 60-70% सही आंसर आपको ला कर दे। राइट, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग, गुड डील। तो साथियों, डियर एस्पायरेंट्स, इन दिस लेक्चर सीरीज वी विल डिस्कस ऑल। राइट, नाउ इफ आई विल डिस्कस यू द 2023 क्वेश्चन, आपने देखा होगा तो ये आपको क्यों परेशान किया, क्या आपने देखा इसमें? पहला चीज कि इसके क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट से कुछ क्लू निकल के नहीं आ रहा था। राइट, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछ लिया गया। दूसरा आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ होगा, जो ऑप्शंस उसके दिए गए हैं, ऑप्शंस का जो स्ट्रक्चर था वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, जैसे कि ओनली 2, ओनली 1, ओनली 3, ऑल, नन। पहले क्या होता था, एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेते थे। तो अब ये प्रश्न राइज होता है, क्या एलिमिनेशन खत्म हो गया यूपीएससी से? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, एलिमिनेशन यूपीएससी से कभी खत्म नहीं हो सकता। ओके, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी स्पेशली यदि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से एलिमिनेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। तो राइट, एक तो प्रॉब्लम आपको किया होगा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा प्रॉब्लम किया गया आपको जो ऑप्शन पूछे गए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम किए गए अनसर्टेन क्वेश्चन, जो अननोन एरिया है वहां से कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए। आपको लगा कि ये क्वेश्चन बनाने का क्या तुक है, what was the reasons, what was the rationality behind the framing of such type of questions in the UPSC prelims, ये भी आपको परेशान किया होगा। उसके बाद परेशान किया होगा कि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्रिवियल फैक्ट से रिलेटेड पूछ लिए गए,
जो आपने कभी सुना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, या फिर पढ़ा भी था तो उतना ध्यान से आपने उसको नहीं पढ़ा था। ये काफी एस्पायरेंट्स को इन्हीं में से परेशानी रही होगी, वो भी इसी परेशानी से जूझ रहे होंगे। ओके डियर एस्पायरेंट्स, so in this lectures I am going to discuss each codes applied by UPSC examiner and the examiner of the different toughest examination। यूपीएससी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एंड वर्किंग इन द डिफरेंट इमिनेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, मैंने देखा है जो हमारे प्रोफेसर हुआ करते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए किस तरीके के स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ उन सभी डिस्ट्रैक्टर को आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके बाद इसके जो कोड्स होंगे उसको भी मैं डिस्कशन करूंगा। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक एक कोड को एक एक टूल के साथ मैं डिस्कस करूंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, जो यूपीएससी के पीवाईक्यू जो होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, राइट। जब आप एक टूल से 10-12 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं दूंगा, वो भी पीवाईक्यू से ही होगा, तब जाकर आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सही तरीका होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और एस्पायरेंट्स, मान लीजिए यदि आपने ठीक से इस पर मास्टरी कर लिया और आपके 10-15 नंबर बढ़ गए, इसमें क्या बुराई है, पहली बात। दूसरी बात, इस बार का भी आप ऑफिशियल कट ऑफ देखें, जो लोएस्ट कट ऑफ है 75 मार्क्स जनरल कैटेगरी का। 75 मार्क्स लाने के लिए भी आपको कम से कम 36-37 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अब 37 क्वेश्चन सॉल्व करना, जनरली आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि यूपीएससी में जो 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, एस्पायरेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 15 से 20 क्वेश्चन, कोई मुश्किल से हो गए तो 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको एप्टीट्यूड से खेलना पड़ेगा यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। तो क्यों ना उस एप्टीट्यूड को साइंटिफिकली हम समझ लें, लॉजिकली समझ लें, रेशनली समझ लें और उस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में जब भी आप वो क्वेश्चन देखें, उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको आप देखें तो आसानी से जो है इसमें क्या क्लू छुपा हुआ है, यूपीएससी के एग्जामिनर ने किस तरीके के डिस्ट्रैक्टर को इसमें यूज किया है, ताकि आप सही आंसर को डिकोड करके सही आंसर तक पहुंच जाएं और आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए। तो क्यों ना उसका प्रैक्टिस हम लोग पहले से करके चलें। और ये जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, ये पूरा एक्सपीरियंस्ड प्रोसेस है, राइट। सो नाउ डिस्कस ईच प्रोसेस, ईच कोड्स एंड डिस्ट्रैक्टर वन बाय वन। तो पहला साथियों क्या होता है, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस, ये जो आपको डिस्ट्रैक्टर यूज करते हैं, जो एग्जामिनर जो होते हैं, वो अधिकतर क्वेश्चन में यूज किया जाता है। असर्टिवनेस सुनते ही आपको लगा होगा कि जो असर्टिव वर्ड्स होता है वो आपको उस स्टेटमेंट को असर्टिवनेस में बना देता है, असर्टिव बना देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। असर्टिवनेस के कई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट इसके फॉर्मेशंस होते हैं, कैटेगराइज किया जाता है। कुछ वर्ड्स जो होते हैं किसी सेंटेंस को पॉजिटिव असर्टिव बनाते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं किसी सेंटेंस को नेगेटिव असर्टिव बनाते हैं, और कुछ ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जो किसी स्टेटमेंट को न्यूट्रल असर्टिव बनाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस केसेज में पॉजिटिव असर्टिवनेस जो स्टेटमेंट को बना रहा है वो सही होगा, किस केसेज में जो नेगेटिव असर्टिवनेस बना रहा है वो सही होगा। तो वो मैं आपको जो टूल्स डिस्कशन करूंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें अच्छे से बताने वाला हूं विथ आपको सैंपल ऑफ पीवाईक्यूज। ऑलराइट, तो ये पहला आपको कोड है assertiveness to insist you, okay। and the second code is now, distractor is now, no grammatical clues to right answer to help you। dear parents, यूपीएससी आपको हेल्प भी करती है। यहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं वो सीरियस एस्पायरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, जो राइट स्टेटमेंट होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा, उसमें कहीं से भी आपको ग्रामेटिकल क्लूज नहीं मिलेगा, यानी कि कोई ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें सब कुछ सही होता है, उसमें कहीं से भी आपको बाहर से मेकअप करता हुआ नहीं दिखेगा। इसमें जो है कुछ वर्ड्स कहीं से हैं, कुछ वर्ड्स कहीं से हैं, और दोनों मिलाकर एक नया स्टेटमेंट का फॉर्मेशन किया गया है। तो यदि आप बार बार राइट स्टेटमेंट, यूपीएससी के जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं उसको पढ़ें, उसको एनालाइज करें, तो आपका माइंड कैच कर लेगा इसमें जो है कोई ग्रामेटिकल क्लू नहीं है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है। इट मीन्स दैट ये राइट स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये भी एक डिस्ट्रैक्टर होता है, राइट। तीसरा जो डिस्ट्रैक्टर है वो है साथियों डबल नेगेटिव्स। डबल नेगेटिव्स में क्या होते हैं, एक होता है असर्टिव वर्ड्स, एक होता है फैक्चुअल रॉन्ग।
यानी कि असर्टिव वर्ड्स मैंने पहले बताया आपको, इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स डाल दिए जाते हैं, यानी कि आप या तो असर्टिवनेस में फंस जाएं या फिर फैक्चुअल जो डेटा होता है वहां जाकर फंस जाएं। यानी कि ये दो तरीके से आपके साथ प्ले किया जाता है किसी स्टेटमेंट में, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा होता है ओवरलैपिंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि ये किया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओवरलैपिंग अल्टरनेटिव्स में क्या किया जाता है, दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक स्टेटमेंट में साथियों क्या होता है, उसी का जो राइट वर्जन होता है वो लिखा होता है, दूसरे स्टेटमेंट में उसी का जो रॉन्ग वर्जन होता है वो लिखा होता है। यदि आपने राइट वर्जन उसका चुन लिया तो रॉन्ग वर्जन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, यदि आप रॉन्ग वर्जन पे जाकर अटक गए तो जाकर ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर देगा। इसलिए यहाँ जरूरी होता है, यदि आपको पहले से ही आइडिया रह जाएगा ये जो स्टेटमेंट है ये ओवरलैपिंग आपको अल्टरनेटिव जैसा कुछ स्टेटमेंट बनाया गया है, तो वहां आपका बस इतना ही काम रहेगा कि आप या तो राइट ढूंढ लें या उस दोनों में से कोई एक गलत है उसको ढूंढ लें और आसानी से एलिमिनेट होकर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये होता है साथियों ओवरलैपिंग अल्टरनेटिव्स का एक डिस्ट्रैक्टर। पांचवा है कीप्स ऑप्शन लेंथ डिसिमिलर। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में कुछ जो स्टेटमेंट होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, कुछ स्टेटमेंट में आपने देखा होगा वो स्टेटमेंट छोटा होता है। तो ये भी जानबूझकर ऐसा प्रयास किया जाता है ताकि लॉन्ग स्टेटमेंट में क्या हो जाए, आप खो जाएं। लॉन्ग स्टेटमेंट को पढ़ते समय क्या हो जाए, उसमें कुछ डाटा यूज किया जाएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे जो आसानी से डिकोड नहीं होगा, राइट। और जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें भी डाटा यूज कर दिया जाएगा, लेकिन आप लॉन्ग स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे फिर शॉर्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसमें समय खराब होगा, आपका कंसंट्रेशन लूज होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं। उसके बाद होता है एक मेमोरी प्लस एप्लीकेशन बेस्ड। कई तरह के इस क्वेश्चंस आपने देखा होगा, ये जनरली आपको या तो जियोग्राफी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या इकोनॉमी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जहां पर आपके मेमोरी को चेक किया जाएगा और उसके जो एप्लीकेशन बेस्ड एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं दोनों मिलाकर कुछ क्वेश्चन बना दिया जाएगा। जैसे कि आपने ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट से कोई आदमी केरला की तरफ आता है तो कितने स्टेट क्रॉस करते हुए आएगा, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इकोनॉमी में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं जहाँ पे उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है, राइट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है टू चेक योर कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि आप जो याद किए हुए हैं उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यदि आपको जीएस में पूछा जाता है तो आप किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। सेवेंथ होता है साथियों इडियम्स का यूज किया जाता है, इडियोमेटिक फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, ये आपको ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली जो पॉलिटी का क्वेश्चन होता है, कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होता है, वहां पर इस तरीके का यूज किया जाता है, इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी। उसके बाद एट जो आपको डिस्ट्रैक्टर होते हैं वो होता है बैलेंस द प्लेसमेंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, बैलेंस द प्लेसमेंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जनरली देखा जाता है जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं उसका जो ए और बी में से होता है वो आंसर अधिक होने की संभावना होती है। जनरली फिर देखा जाता है कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं उसमें सी डी में से अधिक होने की संभावना होती है। इस तरीके के कई उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टूल्स पर। तो ये आपको ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि बैलेंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, जो एग्जामिनर होते हैं वो करेक्ट ऑप्शन को ए में रखेंगे, बी में रखेंगे, सी में रखेंगे, डी में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, ये इसके पीछे ऐसे नहीं होता है कि कहीं भी पुट कर दिया जाता है, उनका मन हुआ ए में रख दिया उन्होंने, उनका मन हुआ बी में रख दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस, ये क्या लॉजिक होता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नाइन्थ क्या होता है अननोइंगली थीम्स, यानी कि अननोन थीम्स जो होता है इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों ये इसलिए होता है टू वेस्ट योर टाइम वेल थिंकिंग, ये मान लीजिए नहीं भी आता है तो इसको छोड़ दें आप, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। हम लोग भी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि कैसे नहीं सॉल्व होगा, इसको तो सॉल्व करूंगी ही करूंगा या फिर करूंगा या करूंगी, करूंगी ही करूंगी या करूंगा ही करूंगा, कई तरह की चीजें ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन साथियों ये एक डिस्ट्रैक्टर होता है ताकि आपके टाइम को खराब किया जाए, आपके कंसंट्रेशन को खराब किया जाए, और जो एस्पायरेंट्स सीरियस हैं, जो ये प्रोसेस को समझते हैं, वो जो अननोन थीम्स हैं उसमें जाएंगे ही नहीं, और वो जो नॉन थीम्स है जो उसको पढ़ के आए हुए हैं वहां आप अपना ज्यादा समय स्पेंड करेंगे और सही आंसर निकल के आ जाएगा। ये भी एक डिस्ट्रैक्टर होता है। और 10th में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो क्या है इनकॉर्पोरेट रीजनिंग, यानी कि आपको क्वेश्चन जैसे जीएस पेपर 1 जो है वो भी साथियों उसमें कई क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें रीजनिंग में जनरली हमने देखा होगा सीसैट आप सॉल्व करते होंगे, उसमें जो क्वांट का क्वेश्चन होता है उसमें फॉर्मूला होता है,
मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला आना जरूरी है, उसमें फिर फॉर्मूला के साथ फिर फिगर चेंज कर दिया जाता है, नेम चेंज कर दिया जाता है, फॉर्मूला सेम होता है, आंसर को आप सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ऐसे ही जीएस पेपर 1 में क्या होता है कि जो नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज को यूज करके जो होता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है, ताकि उस नॉलेज को यूज करके आप उस रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ये भी एक डिस्ट्रैक्टर होता है। इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन में ही रीजनिंग को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है टू आइडेंटिफाई योर कनेक्टिविटी, ताकि आप कंसेप्ट से उस रीजनिंग को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, इस तरीके से आपके कनेक्टिविटी को चेक किया जाता है। तो साथियों, ये है 10 डिस्ट्रैक्टर्स जो किसी भी एग्जामिनर के द्वारा यूज किया जाता है, जो टफेस्ट एग्जामिनेशन के लिए पेपर को क्रिएट करते हैं, टफेस्ट एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, उनके द्वारा ये 10 डिस्ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं। यदि आपने इन 10 डिस्ट्रैक्टर को ठीक से समझ लिया और इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप क्वेश्चन में जो क्लू होता है, क्वेश्चन में जो कोड होता है, क्वेश्चन में जो ट्रैप होता है, उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो मैं कोड कुछ बताऊंगा, कुछ टूल्स आपको जो बताऊंगा, उससे आप उस कोड को डिकोड करके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। और इसके माध्यम से, इसके थ्रू से आपको 10 से 15 नंबर आसानी से, इजीली आपके प्रीलिम्स में आपको जुड़ जाएंगे और आप आसानी से जो है कट ऑफ को क्लियर करके मेंस लिख पाएंगे। आइए समझते हैं अगला। along with codes यूपीएससी फ्रेम द क्वेश्चंस ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस ऑफ व्हाट। अब मैं यूपीएससी की बात करूं, अब तक तो मैंने बात किया आपको कि एक टफेस्ट एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जामिनर होता है वो क्या यूज करता है, डिस्ट्रैक्टर्स। अब मैं जब यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी जो होता है कुछ फाउंडेशंस पर काम करते हैं। यूपीएससी के एग्जामिनर जो होते हैं उनके पास कुछ एक फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं, फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होते हैं किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। अब ये क्या हो सकता है, एक होता है साथियों यूपीएससी सिलेबस, यानी कि उनके पास एक सिलेबस होता है और वो सिलेबस को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का पार्ट मानते हैं। आप में से कई एस्पायरेंट्स कहते होंगे आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, ये आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। साथियों, ऐसा इन जनरली नहीं होता है। होता क्या है, मैं इसको भी बताऊंगा। जब पीवाईक्यू से कैसे एनालिसिस किया जाता है उसमें ये चीज बताऊंगा आपको कि कैसे ये होता है, राइट। दूसरा होता है अलाइनमेंट एंड सबमर्ज यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब जैसे कि एक तो यूपीएससी का सिलेबस हो गया, यहाँ पे मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा आपका, और आपको लगा कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया, लेकिन जब आप यूपीएससी की पीवाईक्यूज को देखेंगे उसमें कभी यूपीएससी ने किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद यूपीएससी उसी टॉपिक से उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा, उसका जो अपडेटेड लेवल होगा, उसमें उसी टॉपिक्स में यदि कुछ अपडेटेड वर्जन यूपीएससी को कुछ मिला होगा, वो वहां से पूछ लिया जाएगा और आपको लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, राइट। ये दूसरा फाउंडेशन हो गया। तीसरा, इनकॉर्पोरेटिंग एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी का जो डेटाबेस होता है, एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एनसीईआरटी का अपना एक डेटाबेस होता है। एनसीईआरटी में कितने डेटा, कितने बेसिक फैक्ट्स, कितने कंसेप्ट्स आपको बताए गए हैं, उन सबों का डेटा, सबों का लिस्ट जो होता है एग्जामिनर के पास होता है, और वो क्या करते हैं, वहां से कंसेप्ट, वहां से डेटा यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एक तो साथियों हो गया यूपीएससी सिलेबस, एक हो गया आपको यूपीएससी का पीवाईक्यू, एक हो गया एनसीईआरटी। चौथा क्या है, विजिलेंटिज्म एटीट्यूड। वो आप में चेक करना चाहते हैं आप कितने विजिलेंट हैं, कितने जागरूक हैं, आपके आसपास जो चीजें हो रही है इकोनॉमी में, साइंस में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में, आप उससे अवेयर हैं या नहीं, आप जागरूक हैं या नहीं। छोटे छोटे चीजों से यदि आप जागरूक हैं तो कुछ क्वेश्चन वहां से फ्रेम कर दिए जाते हैं और वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये भी आपका है। और इसी के साथ क्या है साथियों, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ जीएस पेपर 1। यदि आप कॉमन सेंस को यूज नहीं करेंगे तो आप फिर जीएस पेपर प्रीलिम्स का जो 1 होता है, जीएस पेपर 1 होता है प्रीलिम्स का, उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4-5 इसके फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो आपको तैयारी करना पड़ेगा आपको, और यूपीएससी के जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास भी ये होता है, और ये इस आधार पर क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। साथियों, जब मैं आपके साथ टूल्स को शेयर करूंगा, एक एक टूल्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इस टूल्स का यूज कैसे करना है, इस टूल्स का यूज करके आप सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। यदि एग्जैक्ट आंसर आ गया तो ठीक है,
मान लीजिए नहीं आ गया और 50-50 तक पहुंच गए, तो आपको वहां पर रिस्क कैसे लेना है, कितने क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। जब मैं इन सारी चीजों को आपके साथ डिस्कशन करूंगा तो मेरे कुछ एजम्पशंस हैं आपको लेकर, आप सभी एस्पायरेंट्स को लेकर। मैं एक इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूँ। तो जब हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो कुछ चीजें एज्यूम करते हैं, ये एजम्पशंस है। ऐसे ही जब मैं आपको टूल्स बताऊंगा तो उसके कुछ एजम्पशंस हैं। एक एजम्पशंस मैं मानकर चल रहा हूँ कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी को ठीक से जरूर कम से कम 3-4 बार तो जरूर पढ़ा होगा। एनसीईआरटी बेस्ड आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया होगा। ये मेरा एजम्पशंस है आपको लेकर। दूसरा, रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ यूपीएससी पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का आपने ठीक से एनालिसिस किया होगा। उसका एनालिसिस करने के बाद आपने हो सकता है या तो अपना नोट्स बनाया हो या फिर आपको मार्केट में कहीं से बढ़िया नोट्स मिल गया हो, आपने उसको ढंग से पढ़ लिया हो। ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, एज्यूम करता हूँ। तीसरा, क्लैरिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स का वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स मतलब जो अफेयर्स 2-3 साल से न्यूज में बने हुए हैं। आपको इन डेप्थ नॉलेज में नहीं डिमांड कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आपको आइडिया है कि कहाँ क्या चल रहा है। यदि क्वेश्चन आ गया और आपको वहां पे मैं डिकोड करने को कहूं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, बस इतना ही जरूरी है। तो ये भी मैं आपसे अज्यूम करता हूं। चौथा, बेसिक रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक्स हैं यूपीएससी के लिए। जैसे पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, ऐसे इकोनॉमी के लिए भी आपने कोई बुक रेफर किया होगा, हिस्ट्री के लिए भी आपने कोई बुक रेफर किया होगा। तो एक ना एक स्टैंडर्ड बुक्स आपने जरूर रेफर किया होगा यूपीएससी के लिए। ये 4 एजम्पशंस मैं आपके लिए सोचकर चल रहा हूं। यदि आप चारों एजम्पशंस में क्लियर हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो टूल्स मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जो टूल्स आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं अभी डिफरेंट लेक्चर सीरीज में, और उसके साथ साथ जो पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके 15 से 20 नंबर जो हैं वो बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स में। किसी के 10 बढ़ जाएंगे, 15, जितना आप यूज करेंगे 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं और आप आसानी से प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करके मेंस लिखने पहुंचेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो साथियों, आप सबों से मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे टूल नंबर 1 और कोशिश करेंगे कि कैसे उसको हम लोग डिकोड करें यूपीएससी के पीवाईक्यू में। थैंक यू।